हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, जो सेकंड ग्रेड में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है एक राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय के हर बार सेकंड ग्रेड में या तो 2 प्रश्न आएंगे या 3 आएंगे। यानी आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। टॉपिक का नाम क्या है? राष्ट्रीय आय। टॉपिक का नाम क्या है? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के सेकंड ग्रेड में या तो 4 नंबर का मैटर है या 6 नंबर का, यानी कम से कम तो 2 प्रश्न आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न आ सकते हैं। तो 2 प्रश्न तो आप मान के चलिए। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय में हम क्या पढ़ेंगे? तो राष्ट्रीय आय के सबसे पहले पढ़ेंगे इसके दृष्टिकोण। तो 2 दृष्टिकोण होते हैं, एक तो होता है परंपरागत, एक तो परंपरागत दृष्टिकोण होता है, एक होता है परंपरागत दृष्टिकोण और एक होता है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण। तो राष्ट्रीय आय के मापन से संबंधित 2 दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण है परंपरागत दृष्टिकोण और एक दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण। तो हमारे जो परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित विद्वान है उनमें एक है मार्शल। मार्शल के बाद में पीगू और पीगू के बाद में फीसर। पीगू के बाद में कौन है? फीसर। तो 3 विद्वान हैं जो राष्ट्रीय आय के मापन के कौन से दृष्टिकोण से संबंधित है? परंपरागत दृष्टिकोण से। इन 3 विद्वानों में जो राष्ट्रीय आय का गणना करते हैं, वो गणना ये 2 आधार मानते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार मानते हैं उत्पादन को, और फीसर राष्ट्रीय आय की गणना का आधार मानते हैं उपभोग को। फीसर राष्ट्रीय आय की गणना का मापन किसको मानते हैं? उपभोग को। और आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित कौन है? एक सेकंड, ये उपभोग में थोड़ा सा सही लिखना। उपभोग। आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित कौन है? तो आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित है साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स और साइमन कुजनेट्स राष्ट्रीय आय के मापन का आधार मानते हैं उपभोग। क्या आधार मानते हैं? उपभोग। तो राष्ट्रीय आय के मापन के 2 दृष्टिकोण है, एक है परंपरागत दृष्टिकोण और एक है आधुनिक दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण में संबंधित कौन है? तो परंपरागत दृष्टिकोण में मार्शल, पीगू और फीसर। आधुनिक दृष्टिकोण में कौन है? साइमन कुजनेट्स। तो और जो साइमन कुजनेट्स हैं वो राष्ट्रीय आय के मापन का आधार क्या मानते हैं? उपभोग मानते हैं। यानी कितना पैसा उपभोग हो रहा है उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना उपभोग के आधार पर करने वाले 2 विद्वान हैं, एक फीसर और एक साइमन कुजनेट्स। किंतु फीसर परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है और साइमन कुजनेट्स आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित है। और राष्ट्रीय आय के जो मापन से संबंधित 2 दृष्टिकोण है उनमें इनके नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से राष्ट्रीय आय के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है? तो मार्शल, पीगू और फीसर। और आधुनिक से साइमन कुजनेट्स। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे इसकी अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। आज हम अवधारणाओं के नाम देखेंगे पहले, उसके बाद में अब देखेंगे कि अवधारणाएं में अंदर कैसे क्या होता है अवधारणाओं में। तो आज हम पहली अवधारणा पढ़ेंगे जीडीपी। जीडीपी पढ़ेंगे, एनडीपी पढ़ेंगे, एनडीपी पढ़ेंगे,
जीएनपी पढ़ेंगे, एनएनपी पढ़ेंगे, एमपी पढ़ेंगे, एफसी पढ़ेंगे। इनकी जब आपको पता होगा कि ये चीजें होती क्या हैं, तो उसके बाद में इनकी क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। उसके बाद में इस बोर्ड पे आएंगे, नहीं आगे वापस लिखेंगे, तो अप्रत्यक्ष कर पढ़ेंगे हम, शुद्ध निर्यात पढ़ेंगे, मूल्यह्रास पढ़ेंगे, ये चीजें और पढ़ेंगे। तो पहले इन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। जीडीपी क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद। एनडीपी क्या होती है? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी क्या होती है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीएनपी क्या होती है? तो जीएनपी होती है सकल राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी क्या होती है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये हो गई हमारी मेन जो बड़ी बड़ी अवधारणा है वो। एमपी का मतलब होता है बाजार कीमत, बाजार कीमत। और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, होता है साधन लागत, साधन लागत। तो ये इनकी अवधारणाओं के आपको नाम याद होना चाहिए। इन अवधारणाओं से बनाएंगे हम एक जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। इन चार अवधारणाओं से बन जाएंगी 8, क्योंकि इनके पीछे जब यहाँ लगा देंगे एमपी, एमपी, एक तो इनको एमपी लगा लगा के बन जाएगी, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। दूसरी इसी की अवधारणा बन जाएगी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो वो 8 अवधारणाएं बनेंगी। इन टोटल जो 4 अवधारणाएं, इनसे 8 अवधारणाएं बनेंगी, वो हम अगले पेज पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, डी का मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और पी का मतलब प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। इन सारी की सारी जो इसको पी, इस वाली पी को छोड़ के इसमें जो पी है, इन सब का मतलब क्या होगा? उत्पाद होगा। और इसमें जो डी है उसका मतलब क्या होगा? डोमेस्टिक। एन थोड़ी दो जगह याद रखनी है। अगर एन शुरू में दे रखी है तो उसका मतलब होगा शुद्ध, यानी नेट। और अगर बीच में दे रखी है तो उसका मतलब होगा नेशनल। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब हम एक पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष कर और एक पढ़ते हैं शुद्ध निर्यात। ये सारी सारी अवधारणाएं आपको याद रहनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे वाला टॉपिक पढ़ने में आसानी हो। एक है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और एक है शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात, और एक है मूल्यह्रास, मूल्य ह्रास। एक है मूल्यह्रास। इस मूल्यह्रास को कह सकते हैं गिरावट भी है। दूसरा मार्कर चेंज करता हूँ। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है जिसको प्रारंभ में चुकाने वाला, जिसको प्रारंभ में चुकाने वाला,
और अंतिम रूप से चुकाने वाला अलग अलग व्यक्ति हो। अंतिम रूप से चुकाने वाले अलग अलग व्यक्ति हो। यानी किसी टैक्स को प्रारंभ में तो कोई दे के आ रहा है दुकान वाला, किंतु अंतिम रूप से तो वो कस्टमर को, उपभोक्ता को चुकाना पड़ेगा। तो जिस टैक्स को चुकाने वाला प्रारंभ में चुकाने वाला अलग व्यक्ति हो और लास्ट में चुकाने वाला, अंतिम रूप से चुकाने वाला अलग व्यक्ति हो, वो टैक्स कौन सा कहलाएगा? अप्रत्यक्ष टैक्स। शुद्ध निर्यात क्या हुआ? शुद्ध निर्यात होता है जो अपना निर्यात निर्यात और निर्यात में तो माइनस कर देते हैं आयात को। शुद्ध निर्यात और उसमें से माइनस कर देंगे आयात को। जब निर्यात में से आयात को हटा देंगे तो वो क्या निकलेगा? शुद्ध निर्यात निकलेगा। शुद्ध निर्यात का एक और नाम होता है विदेशों से प्राप्त आय। तो ये सारे नाम आपको आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसका एक और नाम होता है विदेशों से प्राप्त आय। मूल्यह्रास क्या होता है कि एक साल में जो आपने पूंजी का उपयोग किया, उस उपयोग के बाद में जो पूंजी के मूल्य में कमी हुई, वो मूल्य में कमी होना ही क्या कहलाता है? मूल्यह्रास कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गाड़ी ली, अब गाड़ी लेने के बाद में आपने वो 1 साल चलाई। 1 साल चलाने के बाद में जब आपने उसको रीसेल करोगे, सेल करोगे उसको, तो उसमें जो पैसे कम होंगे, वो पैसे कम होंगे, वो क्या होगा? मूल्यह्रास होगा। मूल्यह्रास के 2 नाम हैं, वो ज़रूर याद रखने हैं आपको। एक होता है गिसावट व्यय। गिसावट व्यय, एक गिसावट व्यय और एक होता है स्थायी पूंजी उपभोग। स्थायी पूंजी उपभोग, तो ये होते हैं इसके उपनाम। तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और राष्ट्रीय आय के जो मापन के दृष्टिकोण है, ये सारी चीज़ें आज अपन ने देखी हैं। और इससे आगे जो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने के 80% चांस रहते हैं, वो अवधारणाएं हम पढ़ेंगे कल। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।